चलो और देखते हैं थोड़ा। चलो मान लो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ओके, और ये एंगल है कुछ थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे एक वायर रखा गया है, या मैं बुक वाली डायग्राम बना देता हूँ। ये दिख रहा है, थोड़ा साइड व्यू टाइप है, जिसमें आपको प्लेन भी थोड़ा सा दिख रहा है ना। और इसमें इस तरह से एक वायर रखा गया है हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरह से। यहाँ पे बता दिया गया है कि ये लेंथ है L, ओके, और वायर के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू है कुछ I। मास हमें दिया गया है M। तो क्वेश्चन है, द वायर स्लाइड्स डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V, ओके। A magnetic field B exits, मतलब exists, उल्टा कर दिया, वर्टिकली अप। तो फाइंड वैल्यू ऑफ B। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एक वायर है, मास M, लेंथ L का, जो कि इस तरह से स्लाइड कर रहा है डाउन द इंक्लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी V से। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अप डायरेक्शन में है, तो उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है। ट्राई करो।
सर mg sin theta by I sin थीटा बाय आई सबका सर ये है mg tan theta by I है tan थीटा yes sir Yes, sir. सर mg tan theta by IL mg tan थीटा बाय आई एल Yes, sir. mg tan theta by IL. चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटर क्या होगा कि इसका सिर्फ साइड व्यू बना लिया जाए इस तरह से। तो कभी भी क्वेश्चन में 3D डायग्राम अगर दिया जाएगा, अब यहाँ तो चलो मेरा डायग्राम बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा, पर जनरली क्या होता है जेई वगैरह में आप देखोगे किसी भी चैप्टर के PYQ अगर उन्होंने अच्छा क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें एक 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा। तो एक अप्रोच ये रहती है कि हमेशा 2D बनाओ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो 2D यानी कि मैंने एकदम साइड से देखना शुरू किया, तो ये वायर अब मुझे कैसे दिखेगा, वायर कुछ ऐसे दिखेगा इनटू द प्लेन जाता हुआ, है नहीं, इसमें कुछ करंट आई, ये हो गया। अच्छा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दी गई है तो उसे मैं बना लेता हूँ, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई बी, ठीक है। अब ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो हमें पता है कि डाउन द प्लेन इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो mg का कंपोनेंट आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी mg sin थीटा। mg sin theta. ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स इसे बैलेंस कर रहा होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मुझे बताओ क्या आएगी, I क्रॉस right. B, हम इनटू द प्लेन राइट हैंड साइड करेंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली अप द प्लेन लगा देंगे, पर वो इस तरह से आएगी हॉरिजॉन्टल में, राइट साइड क्योंकि फोर्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ये आपको मिला बी आई एल साइन, क्या एंगल है आई और बी के बीच में आपको पता है 90 डिग्री। अच्छा ये एंगल भी होगा थीटा। तो अब ये फोर्स mg sin थीटा को नहीं बैलेंस कर रहा होगा, बल्कि इसका जो कंपोनेंट आएगा अप द प्लेन यानी कि एफ बी कॉस थीटा, ये बैलेंस कर रहा होगा mg sin थीटा को। तो आप कह दोगे कि mg sin थीटा इज इक्वल टू बी आई एल कॉस थीटा, और b की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी वो मिलेगी mg tan थीटा बाय आई एल। तो सही आ गया था कोई डाउट इसमें? नो सर क्लियर है? Yes, sir. इसी तरह से क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स वाला क्वेश्चन आ जाता है। ओके सर हाँ सर अगर वो वायर जो है वो सबसे नीचे वाले लाइन के पैरेलल ना हो, थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो, तो हम सबसे कहाँ? नीचे वाली लाइन के पैरेलल ना हो यानी हॉरिजॉन्टल ना हो, यस सर तो फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं बचेगा। जैसे मैं इसे स्लैंट कर देता, बहुत अच्छा डाउट है, मैं इसे अगर इस तरह से स्लैंट कर देता और मैं बोल देता कि ये हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल थीटा बना रहा है और टेढ़ा रखा हुआ है और स्लाइड कर रहा है नीचे ही इस तरह से, क्योंकि ऐसे भी तो स्लाइड कर ही सकता है, फ्रिक्शन तो है नहीं कहीं। तो उस केस में आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल निकालते तो अब कितना आता है एंगल? सोच के देखो जरा सा। मैं अगर कह दूं कि ये एंगल थीटा है, थीटा या अल्फा कुछ भी कह दो, अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है? अभी भी 90 डिग्री है, ध्यान से देखो। यस सर 90 है हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकल ही है या नहीं? यस सर यस और सर ये इस प्लेन के अंदर है, इस तरह से इमेजिन करो, है ना? ओके तो वो एंगल तो वही बना रहा होगा, बस फोर्स का नेट डायरेक्शन बदल जाएगा अब, क्योंकि वो लेंथ के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो फोर्स कुछ इस तरह से आएगा एट एन एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड से तो परपेंडिकुलर रहेगा, यानी फोर्स रहेगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही। ओके अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा वायर लेंथ के साथ उसका 90 डिग्री बनाएंगे तो एग्जैक्टली इधर ना आके थोड़ा साइड में आ जाएगा, है ना? यस सर चलो बढ़िया, ठीक है। तो अब इसी में आगे एक टॉपिक आ जाता है, ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ वायर के ऊपर फोर्स देखा था, अब लूप के ऊपर भी डायरेक्टली फोर्स के क्वेश्चन आते हैं।
पर लूप के ऊपर हमने फोर्स के क्वेश्चन देख लिए। अगर लूप जो है वो फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड है तो नेट फोर्स लूप के ऊपर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। अलग अलग है तो अलग अलग पोर्शन पे आपको निकाल के देखना पड़ जाता है ना। चलो, तो आगे पढ़ने के लिए पहले एक टर्म हमें समझनी पड़ती है जिसे कहा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, इसे m वेक्टर से डिनोट करते हैं हम। चलो, क्या है मैग्नेटिक मोमेंट? तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा समझने की कोशिश करो कि कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा भी था कि हम मैग्नेट के बारे में आगे पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट्स नाम के चैप्टर के अंदर या क्लासिकल मैग्नेटिज्म के अंदर। पर इतना तो सबको पता है कि मैग्नेट के पास 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही होती है। तो ये जो लूप है, अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, जैसे मैं कह दूं कि मान लो इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई, यहाँ से करंट अंदर जा रहा है इस एंड से, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो आप जानते हो कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। जरा बताओ जल्दी से क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की सेंटर पे? जे अपवर्ड, बिल्कुल सही। जेका तो ये भी एक मैग्नेट की तरह ही है क्योंकि इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, दो चार्जेस को बहुत पास पास रख दो तो वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनते हैं और उनका एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया जाता है। वैसे ही मैग्नेटिज्म में एक मैग्नेटिक डाइपोल बनता है, ठीक है ना, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल से मिलके एक डाइपोल बनता है और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ 2 पोल्स तो नहीं है, पर इसको भी आप उसी की तरह ट्रीट कर सकते हो, एक मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब समझ आया। आप तो मैग्नेट याद रखो, उसमें 2 पोल्स हैं, उन 2 पोल्स से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते होंगे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो भी हम पढ़ेंगे पर आगे। तो किसी भी लूप के लिए जो कि फील्ड बना रहा है उसके लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना हो तो वो डिफाइन किया जाता है एज एन आई ए वेक्टर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या है? तो n है नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, I है करंट इन द लूप, और a वेक्टर आप जानते हो एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। अब लूप है तो ऑब्वियसली 2D होगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है याद रखना? प्लेन से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप। नोट डाउन कर लो फटाफट। हो गया सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। स्क्वायर लूप ऑफ साइड L has n turns and carries current I in xy plane. Okay. The direction of current appears anti-clockwise when seen from a point above xy plane. Looking down. Find its magnetic moment. वेक्टर में आपको बताना पड़ेगा i j k में मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा।
सर NIL² K का। सही है, के कैप, हाँ ठीक है, सही है। Sir, तो इस तरह से एक लूप रखा गया है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और अबव द प्लेन से देख रहे हो, यानी जनरली पॉजिटिव जेड एक्सिस ही होता है उसका मीनिंग। तो अगर आप देख रहे हो स्क्रीन को तो आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। अब इसके लिए आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो एम हम जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स एन, करंट आई, एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर, और डायरेक्शन अगर एरिया वेक्टर की तो दो पॉसिबल है, एक इनटू द प्लेन, एक आउट ऑफ द प्लेन। पर पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन ले लूंगा मैं, करंट के सेंस में। ये अब आपको फील आ जानी चाहिए, करंट की डायरेक्शन मैटर करती है, तो मैं किधर ले लूंगा, आउट ऑफ द प्लेन। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. करंट की डायरेक्शन में अगर हाथ घुमाते हो तो किधर आता है, बाहर, तो इसलिए के कैप। क्लियर हुआ? Yes. हम्म, चलो एक और दे देता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से एक लूप बनाया गया है जहां ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये आपका ओरिजिन, ये आपका 0,L,0, ये आपका L,L,L, ये L,0,L, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और करंट कुछ फ्लो कर रहा है इस तरह से। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। सर NIL² -I + K/√2। एरिया वेक्टर निकालना है, ये आपने क्लास 11th में किया होगा। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाल देते हैं, इसे अगर ए Cross वेक्टर product बोल, से. बिल्कुल सही। सर NIL² / (2) KK - IK। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, सिमिलरली बी वेक्टर हो गया एल जे कैप।
एरिया वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए क्रॉस बी, है ना, यानी कि एल आई प्लस एल जे क्रॉस सॉरी एल के क्रॉस एल जे। यहां से हमें एरिया वेक्टर मिल जाता है कितना, एल स्क्वायर के प्लस एल स्क्वायर माइनस आई, यानी एल स्क्वायर के कैप माइनस आई कैप। तो अब सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट लिख दोगे आप एन आई, एरिया वेक्टर यही है, कोई दिक्कत मेनली एरिया वेक्टर लिख। चलो, तो अब इसका यूज क्या है, इसका यूज होता है बेसिकली टॉर्क पता करने में, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो स्क्रॉल अप कर सकते हाँ एक सेकंड, तो एक चीज बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो क्या जरूरी है नेट टॉर्क जीरो, हो। नो सर। नो सर। और नेट टॉर्क No, जीरो sir. है तो नेट फोर्स जीरो हो? नो। Yes. नहीं sir. नो सर। दोनों ही सही नहीं है, ठीक है ना, दोनों ही गलत है। फोर्स जीरो का मतलब ये नहीं होता कि टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क जीरो का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स जीरो होगा, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक क्लोज लूप को आप रख देते हो तो उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाता है, जीरो। जीरो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखा गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप को रखने पर ऑल्दो नेट फोर्स जीरो होता है, पर लूप कई बार घूमने लग जाता है, रोटेट होने लग जाता है। तो रोटेशन स्टेट चेंज करने के लिए आप जानते हो कोई रेस्ट पे था और फिर रोटेट करने लगा, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। तो हम निकालेंगे टॉर्क ऑन अ लूप। कॉपी हो गया ये? यस यस सर हाँ सर एक डाउट था कि सर वो जो एन आई ए वेक्टर फॉर्मूला है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि एन आई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू जो डायरेक्शन है ए वेक्टर का उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। हाँ बिल्कुल सेम ही तो बात हो गई। आप ये लिख रहे हो ना एन आई ए इंटू ए कैप, यस यही तो ये वेक्टर होता है सर। तो उससे आंसर नहीं आता। यार, कैसी बात कर रहे हो मुझे, ये आपने बचपन में फॉर्मूला नहीं देखा, ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। सर यहाँ बोलो, पे ए कैप हम ए माइनस ए बाय रूट टू ही लिखेंगे ना। ए कैप क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया वेक्टर निकाला था, ये सेम आया था एरिया वेक्टर। सर मैंने ये नीचे वाली इससे मैंने एरिया वेक्टर से नहीं किया सर। तो किससे किया था आपने? अरे क्या हो गया कर्ष दिवेकर, मैच देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई? माइक ऑन हो गया गलती से शायद। चलो, हाँ आपने एरिया गलत निकाला है भाई, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड आपने एल स्क्वायर ले लिया क्या? यस सर। एल स्क्वायर कैसे होगा बेटा, ये लेंथ एल रूट टू है नीचे वाली, सॉरी। ये गलती हुई होगी। चलो, हाँ जी, तो टॉर्क की बात कर रहे थे, तो टॉर्क ऑन अ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको याद रखना है। टॉर्क ये डिफाइन किया जाता है m क्रॉस b से, m क्रॉस b। m जहां आप समझ ही गए हो क्या है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट, और b तो अब दुनिया जानती है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आई? तो यहाँ से क्लियर है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो लगने वाला टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ओके, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है ना। तो सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I, जैसे कि आप देख ही सकते हो, विथ सिंगल टर्न। फाइंड टॉर्क ऑन इट। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है B और ये एंगल दे दिया है 37 डिग्री। तो 4 MB/5। आ गया सबका? तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट इंटू एरिया सर्कल का पाई r स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड B, साइन एंगल कितना है इनके बीच में, एरिया वेक्टर 53 और डिग्री। एरिया 53 वेक्टर डिग्री। ना काफी बच्चे गलती करते 53 हैं, मुझे पूरा विश्वास है कई लोगों ने 37 डिग्री लिख दिया होगा थीटा की जगह, पर एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर। तो एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे, यानी 53 डिग्री। समझ आया? यानी 4/5 BI पाई r स्क्वायर। क्लियर हुआ? 37 ना लेके 45, सॉरी 37 ना लेके 53। क्लियर है? यस। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चले भाई, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास इस तरह से एक लूप है और रेडियस उसकी ले लेता हूं मैं r, कैरी कर रहा है करंट I, और रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। बताओ। हाँ, लूप का मास m ले लेना। लूप इज इन xy प्लेन। सर BI पाई/m।
पाई बाय m। So 2 root 2 bi pi by m. ओके, अलग आया 2√2। और कोई? Set 2 B naught I pi by m. 2b0 i। Two B 2 naught B naught pi I by by m. ओके, 2 आ रहा है सबका, देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है। पहले मैं ये देख लेता हूँ। तो टॉर्क सिंपली हो गया हमारा एम बी साइन थीटा। एम हमें पता है पाई आर स्क्वायर इंटू आई, बी इंटू साइन। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आएगी आउट ऑफ द प्लेन। करंट की डायरेक्शन में हाथ घुमा के देखो, और उससे मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो साइन 90 डिग्री, यानी पाई आई आर स्क्वायर बी। ये आ गया टॉर्क। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन क्या आएगी? तो m क्रॉस b। m आपको पता है ये है k कैप की तरफ, b ये आपको पता है ये है i कैप की तरफ। तो m क्रॉस b अगर आप करते हो तो बताओ टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ आएगी? J cap. j कैप। अब सबको पता होना चाहिए j कैप का मतलब क्या होता है, टॉर्क के साथ क्या होगा। टॉर्क के लिए आपको अगर पता करना है कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या होने वाला है, तो टॉर्क की डायरेक्शन में थंब रख लिया करो। तो जे कैप में थंब रख लो जरा अपना सभी लोग। और अब जैसे आपकी उंगलियां घूम सकती हैं, जो पॉसिबल डायरेक्शन उनकी घूमने की है वो लूप के घूमने की डायरेक्शन हो जाती है। ये मीनिंग होता है टॉर्क का। तो टॉर्क आया है जे कैप, तो मैं थंब रख लेता हूँ जे कैप में, और लूप घूमेगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कि लूप कैसे घूमेगा और किसके अबाउट घूमेगा। तो हमें क्लियरली दिख जाता है कि ये जो डायमीटर है, डायमीटर के अलॉन्ग होगा। इसके अबाउट ही लूप इस तरह से कुछ घूमने वाला है या नहीं? Yes, अब मैं sir. सिंपली लिख दूंगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क हम निकाल चुके हैं, पाई आई आर स्क्वायर बी इज इक्वल टू आई, डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2, लूप है, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां से आपको मिल जाती है 2 पाई आई आर स्क्वायर बी बाय एम आर स्क्वायर। एम से एम तो कट गया है ना, और डायरेक्शन वही जो टॉर्क की है, यानी कि जे कैप। ये आ गया हमारा आंसर, 2 पाई आई बी बाय एम। आ गया था ना? कई लोगों का आ गया था शायद। Yes, sir. Yes. यस सर। बहुत बढ़िया। कोई तो डाउट? आर स्क्वायर पर कैंसिल कर देंगे। और कोई डाउट? क्लियर है? Yes. चलिए और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन टॉर्क पे जैसे भी बन सकते थे वो सब क्वेश्चन यहाँ पे हैं। बस एक टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या हुआ है, बढ़ गया है।
तो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, और इस बार हमारा लूप जो है वो कुछ ऐसा है। तो देखो कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, पर ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है नहीं। कोशिश करना कि फील कर पाओ कि हो क्या रहा है असलियत में। तो ये लूप इस तरह से है, समझ आता है? यानी पॉजिटिव z एक्सिस से हमारा लूप जो है वो 37 डिग्री नीचे है। किसी को समझ आ रहा है क्या क्या बनाया है मैंने? Yes, sir. ये Yes, फ्लैप sir. फ्लैप होता है ना, जैसे एरोप्लेन का फ्लैप होता है विंग में, आपने देखा हो, या बुक का पेज मान लो, तो वो ना तो इस तरह से एक्स वाई प्लेन में पूरी तरह लटक गया है। आप ऐसा मानो कि कोई बुक है ना आपके पास, तो बुक को आप एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में पकड़ सकते हो, एक वर्टिकल प्लेन में पकड़ सकते हो, और एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में किसी एंगल पर पकड़ सकते हो ना, उस Yes. तरह से कुछ है। ठीक है, तो पॉजिटिव z एक्सिस के साथ 37 डिग्री बनाते हुए कुछ इस तरह से है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है I। ओके, स्क्वायर लूप है। जिसकी लेंथ है L। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है रीजन में B नॉट J कैप। ओके, तो फाइंड मास ऑफ लूप फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। ये इस तरह से अटका हुआ है बीच में, ग्रेविटी होती तो वर्टिकल हो जाता ना, पूरा वर्टिकल प्लेन में हो जाता। यहाँ पे हिंज है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लूप इज हिंज्ड अलोंग एक्स एक्सिस। हिंज का मतलब होता है कि ये इसी के अबाउट रोटेट कर सकता था, इस तरह से हिंज कर दिया गया है यहाँ से, तो ये इस तरह से रोटेट कर सकता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अरे समझ पा रहे हो? Yes. चलो ट्राई करो।
सर 4/5 B नॉट I L by G. ओके, किसी और का सेम आया हो या कुछ और? सर 1 मिनट. ओके, ट्राई करो आराम से, अच्छा क्वेश्चन है. आया किसी और का? Sir, 6i B not L by 5G. क्या आया? 6i B not L by 5G. ओके, 6i B नॉट L. वेदांत का ये आया है. हेत हीत दोनों साहिल, क्या आया? ट्राई किया पर क्वेश्चन में सब कट हो गया, फिर मतलब रॉन्ग किया. राजवर्धन क्या आया? सर मैंने 4/5 आया. 4/5 आया. सबसे पहली चीज तो मैंने कही था, इसका 2D बनाने की कोशिश करो, ठीक है? तो मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूँ कि Z एक्सिस इस तरह से दिख रही हो, ठीक है ना, बाहर आती हुई. तो अगर इधर से देखेंगे तो लूप तो हमें इस तरह से दिखेगा, कुछ दिखेगा या नहीं? इनटू द प्लेन गया हुआ होगा. सिर्फ Yes, एक साइड दिखेगी आपको, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ठीक है ना? अच्छा, ये एंगल आपको दिया गया है कि Z एक्सिस के साथ वो एंगल जो बना रहा था, 37. एंगल 37 डिग्री था. यानी पूरे XZ प्लेन के साथ एंगल 37 डिग्री था, है या नहीं? तो ये एंगल हाँ, आपको 37 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? आ गया. Yes. ये XZ प्लेन के साथ एंगल है. चलो, अब सीधी सीधी सी बात है, इसके ऊपर सर mg लगाओ. डायग्राम समझ में नहीं आया. क्या हुआ? सर ये डायग्राम समझ में नहीं आया, कैसे देख रहे हैं? डायग्राम बेटा यहाँ से देख रहे हैं, देखो यहाँ से लूप को देखोगे तो कैसा दिखेगा? बोलो. यस सर, समझ आ गया. आ गया, ठीक है. तो अब इसके ऊपर mg लग रहा होगा. mg ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, तो यहाँ लग गया इस पे mg. Yes sir. तो टॉर्क अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉर्क ऑफ mg ये मैग्नेटिक टॉर्क से बैलेंस हो रहा होगा, है ना? ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है बी जे कैप, यानी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऊपर की तरफ है, तो उसे मैं बना देता हूँ इस तरह से, बी नॉट. सबसे पहले mg का टॉर्क लिख दो. mg का टॉर्क क्या आ जाएगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हो जाएगी L/2 cos 37 डिग्री. अब इसके लिए टॉर्क लेना आना चाहिए आपको. मैग्नेटिक टॉर्क, नंबर ऑफ टर्न्स कुछ दिए नहीं तो 1 है, I
एरिया हो गया एल स्क्वायर इंटू बी नॉट इंटू साइन। अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल लिखना ये काफी जरूरी है। 37 ही है सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, आपको पता है कि लूप से परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लूप से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये एंगल अगर मैं निकालना चाहता हूं तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का बिल्कुल सही 37 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख देंगे साइन 37 डिग्री। यही एक मेन चीज थी जो शायद विजुअलाइज नहीं होती है ना। तो यहां से आपसे पूछा गया था m, तो वो आपको मिलेगा कितना 6/5 और यहाँ पे कॉस है ना, तो ये 4/5 हो गया। नहीं, हाँ, कितना बचेगा? 5 से 5 तो कट ही गया। 3/4। 3/4, ये 2 भी तो है पर हाँ सर 3। 6/4 हो जाएगा ना, फिर हम कट लेंगे। मैं तो बस 1037 बता रहा था। ये हो गया हमारे पास कितना बी नॉट आई, एक एल से एल कट गया तो एल अपॉन जी, और 1037 हमारे पास कितना हो गया 3/4। अरे समझ आया? Yes. किसी का आया था ये? किसी ने बोला तो नहीं था शायद? क्या गलती की थी? सर कॉस 37 लेना रह गया था। ये डायरेक्शन गलत ली होगी पहली चीज मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना? नहीं सर, सिर्फ कॉस 37 गलती से लिखने तक भूल गया मैं। अच्छा, बाकी क्या गलती हुई इसलिए थी? कैलकुलेशन गलत है। कोई बात नहीं वेदांत। राजवर्धन तुमने क्या किया? सर मैंने 4 को बिल्कुल एंड पे मान लिया, मतलब प्लेन के एंड पे, ओ, सेंटर ऑफ पे नहीं लिया, तो वही सेंटर ऑफ गलती मास हुई। पे तो लेना है यार, ये तो सीख चुके हैं। और क्या गलतियां की गई बताओ, ताकि एक दूसरे की गलती से भी सीखोगे। किसी ने कोई मिस्टेक की हो बताओ। सर वो टॉर्क ड्यू टू उसका वेट से mg वाला ही गलत लिख दिया था। तो ये सब ध्यान देने की बातें हैं, ठीक है, याद रखना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, नेट टॉर्क को 0 कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सर 3/2 आई। क्या कह रहे हो? 2 आएगा? हाँ, हाँ एक एक 2 टू भी। है सर। चलो क्लियर है? तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। जो भी आपने रोटेशन में टॉर्क के क्वेश्चन किए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ वैलिड हैं। बस एक नया टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है जो कि m क्रॉस b है। कोई डाउट किसी को? No. नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये था टॉर्क ऑन द लूप और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, है ना। चलो एक और चीज देख लेते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब जैसे आपने देखा था कि किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो पाती है। सिमिलरली किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस रीजन में मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पे देख लिया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए डिवाइस यूज की थी कैपेसिटर, और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वैसे ही यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने के लिए भी एक डिवाइस होती है जिसे आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, उसे कहते हैं इंडक्टर। ठीक है ना। अभी यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ये हो जाती है b²/2μ0। b²/2μ0, इसे याद रखें। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है उस जगह पे आप मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बता सकते हो। ठीक है ना।
तो एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। जैसे हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई है, और यहाँ हमारे पास एक क्यूब है। तो क्यूब की साइड लेंथ में ले लेता हूँ ए है। ये जो डिस्टेंस है ये एल है, दिया गया है एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो आपको बताना है। आगे सबका Yes, sir. सिंपली आपको क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड अगर बतानी है तो वो तो हो जाएगी क्या, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी बता सकते हैं। अब क्योंकि एल बहुत बड़ा दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मान सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाय 2πl, ये हो गया बी। तो बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ये हो गई एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो सर। ओके, सिमिलरली ये एक क्वेश्चन है, इसमें दो हॉलो कोएक्सियल वायर्स हैं इस तरह से दिए हुए। ठीक है ना, दोनों वायर्स इनफाइनाइट है। ओके, आउटर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है 4I, अंदर वाले वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है I। तो इनके बीच में ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर पर यूनिट लेंथ कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है ये आपको बताना है। ओके, ये रेडियस में ले लेता हूँ R, और बाहर की रेडियस ले लो 3R। ठीक है भाई।
सर म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई। सर 2 म्यू नॉट आई आर आ रहा है, 2 म्यू नॉट आई आर। म्यू नॉट आई बाई 4 ln3। म्यू नॉट आई बाय 4 ln3 और 2 म्यू नॉट आई आर, दो आंसर बोले गए हैं। और कोई? तो देखो, सबसे पहले तो ये समझ आ रहा होगा, मुझे बताओ कि क्या वो बाहर वाला वायर बीच वाले रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस सर, कर पाएगा? नहीं। नहीं, वायर अपने अंदर फील्ड क्रिएट नहीं करता। तो फील्ड होगी वो अंदर वाले वायर की वजह से ही होगी इनके बीच में। तो ऑब्वियसली अब उसकी वजह से अगर लिखें तो वो इनफाइनाइट वायर है। तो मान लो कि एक्सिस से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर अगर फील्ड पूछी जाए तो आप बोलोगे म्यू नॉट आई, करंट उसमें आई है, बाई 2 पाई एक्स। पर x वेरिएबल है क्योंकि रीजन के लिए x की वैल्यू बदल रही है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी एक हॉलो सिलेंडर का एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं x रेडियस पे जाके एक dx थिकनेस का सिलेंडर कंसिडर करता हूं। समझ आया? और कितनी लेंथ का ले लेता हूं मैं ले लेता हूं 1 मीटर लेंथ का, क्योंकि पर यूनिट लेंथ ही तो आपको चाहिए। एलिमेंट क्लियर हुआ कि नहीं सबको? यस सर। ठीक है। तो इस जगह पे इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है डीई, उसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी है, इनटू इस हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम जो कि होगी इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर यानी 2 पाई एक्स इंटू लेंथ तो 1 मीटर इंटू थिकनेस dx, ये हो जाएगी इसकी वॉल्यूम। क्लियर हुआ या नहीं? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे r से लेके 3r तक, तब हमें आंसर मिलेगा। सोच पाए थे? तो यहां से मिलेगा म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय, ये हमारा 2 से 2 उड़ गया, यहाँ बचा है पाई स्क्वायर, है ना, 4, और यहाँ बचेगा बस 1 बाय एक्स dx। सर एक पाई भी उड़ जाए, पाई रहेगी। क्या हो? पाई भी एक उड़ जाएगा, बिल्कुल सही, एक पाई बचेगा। ये लिखना था बस हमें। ई की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 पाई lm3। कोई दिक्कत? तो मेन चीज एलिमेंट सोचना है, और आपको पता ही है जेई में एलिमेंट सोचना के ऊपर क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। सॉल्यूशन तो मात्र एक लाइन का भी नहीं है। सर एक और बार समझाओगे? देखो बेटा, आपको बीच में फील्ड के बीच में दोनों वायर्स के मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बतानी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, मतलब सॉरी, एनर्जी बतानी है। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बीच वाला वॉल्यूम तो मैं लिख सकता था अगर हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट होती, पर डेंसिटी डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे। अब आपने देखा कि इनके बीच में जो रीजन है वहां बाहर वाला वायर तो कोई फील्ड नहीं बनाएगा, लेकिन अंदर वाला वायर फील्ड बनाएगा।
अंदर वाला वायर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अब क्योंकि हर पॉइंट पे डिस्टेंस बदल रही है तो हम क्या लें, तो डेंसिटी भी बदल रही होगी। तो फाइंड करने के लिए हम x डिस्टेंस पे गए और हमने dx थिकनेस का एक होलो सिलेंडर कंसीडर किया और 1 मीटर लेंथ ले ली, क्योंकि पर यूनिट लेंथ एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड बतानी थी। फिर मैंने छोटी सी एनर्जी लिखी, वहां पे डेंसिटी, वहां की मैग्नेटिक फील्ड बाय 2 म्यू नॉट इनटू इस होलो सिलेंडर की वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाती है इसका सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पे हाइट 1 मीटर है, तो 2 पाई रेडियस x है, x इंटू 1 इंटू उसकी थिकनेस dx। वहां से आपको छोटी सी एनर्जी स्टोर्ड इतने से ग्रीन वाले पोर्शन में कितनी स्टोर्ड है वो पता लगा, उसे यूज करके इंटीग्रेट करके r से 3r में हमने टोटल एनर्जी निकाल दी। यस। Yes, sir. चलिए, कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, तो या तो कांस्टेंट फील्ड दे दी जाएगी, जनरली मेंस वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कांस्टेंट दी हुई है फील्ड फिर निकालो, या वेरिएबल में आपको एलिमेंट चूज करवाया जा सकता है इस तरह से निकाल के। कोई समस्या? नो सर। तो यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स ये पोर्शन जो है खत्म हो चुका है। ओके, और नया पोर्शन स्टार्ट होगा जो कि होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो खुशी की बात यह है कि अब मेरे पास फिजिकल कॉपी आ चुकी है मॉड्यूल। तो अपन अब डिसाइड कर लेते हैं फाइनली कि होमवर्क डिस्कस क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, मॉड्यूल नहीं था इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें अभी तक कुछ डिस्कस हुआ है? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नाम से जो हेडिंग है, नहीं सर। कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ है। ओके, चलो, तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइजेस से डिस्कस करेंगे हम। एक्सरसाइज 4.1 इतनी है। मैंने पहले कहाँ तक दे दिया था होमवर्क? 4.3 सर सभी एक्स 4.3 तक दिया था, तो सारे एक्सेस दिए थे। सारे दिए थे। सारे दिए थे। ठीक है, 4.5, 4.6 है ना, कितने हैं टोटल? शायद 7 तक 4.7 है सर। 7 है तो सर। सबने कर लिए हैं सारे? नहीं सर, वो लास्ट एक्सेस बाकी है। मोमेंट लास्ट बाकी था सर, वो आज पढ़ा दिया ना आपने, वो बस बाकी यस सर, जो आज मैं एक पढ़ा चीज और उसका बता रहा हूँ, दो हेडिंग और होती है, एक होता है साइक्लोट्रॉन और एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो वो मैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म में ही बताता हूँ, हालांकि उसका कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पढ़ लिया है। तो जो क्लासिकल मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे, अर्थ का मैग्नेटिज्म, परमानेंट मैग्नेट्स, डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, तब में ये दो टॉपिक जो बाकी हैं, गैल्वेनोमीटर और आपका साइक्लोट्रॉन, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, वो मैं उस समय बताऊंगा। तो एक्सरसाइज तो आप लोग कर चुके हो 4.7 तक। आगे फिर इसमें है सेट 1 जो बोर्ड है, जो आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सेट 2 में होमवर्क नोट डाउन कर लो, कितना कर पाओगे? कर लिया है कल सर। डिस्कस, परसों डिस्कस करेंगे, एक दिन का कर टास्क। लेंगे सर। कर लेंगे सर, कर लेंगे। तो पूरा कर लेंगे। कर लिए अरे सर। पूरा तो नहीं कर पाओगे, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। तो एक काम करो, कर लेंगे। सारी एक्सरसाइजेस और ये क्या नाम है इसका, असाइनमेंट 2, ठीक है ना, लेवल 1 में। ये लेवल 1 कहीं लिखा क्यों नहीं है? सर वो स्टार्टिंग पेज पे स्टार्टिंग में थे।
का एक्सरसाइजेस के पहले लेवल 1 लिख दिया है क्या? चैप्टर के पहले ही लिखा है। नहीं सर, सर, exercise थ्योरी chapter स्टार्ट के होता है ना, पहले उससे पहले ही लिख देते हैं लेवल 1। मैं नया नया हूँ मॉड्यूल के लिए, तो अब मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 4.1 से 4.7 प्लस असाइनमेंट में सेट 2 चाहिए, तो मैं पेज नंबर भी डाल देता हूँ, पेज 157 से। ये है भाई, डिस्कस होगा अपनी थर्सडे वाली क्लास में विदाउट फेल। ओके सर। कॉपी करवाऊँ क्या मैं सबमिट? क्या बोलते हो? क्या हुआ सर? सबमिट क्या? टीम्स पे? सर अभी तक पहले के exercise लिखे नहीं है। सर रफ में लिखे प्रॉपर। प्रोवान सर करवाते हैं ना जैसे सबमिट। हाँ सर, पर रफ में रफ लिखा में है। लिखा है, मतलब रफ में क्या? मतलब मॉड्यूल में सिर्फ हिंट्स टाइप और कुछ वही मैं कह रहा हूँ यार, देखो सबमिट का कर देंगे तो यस सर, वो ऐसा लगता फिर है थोड़ा पैर सा में एक्स्ट्रा लिख। टाइम लग जाता है ना। हाँ सर, वो पूरा पैर में लिख। तो एक काम करो, देखो अच्छे से सॉल्व, देखो मेन मेरा कारण ये है कि उनका भी रीजन यही होता है, वो भी इसीलिए करवा रहे हैं ताकि हर बच्चा सॉल्व करे। पर अब मैं जानता हूँ फोर्सफुली कोई कुछ नहीं करने वाला। आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमने बहुत अच्छे से मैग्नेटिज्म पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करो। आप रफ में करो क्योंकि आपके लिए स्पीड बहुत मैटर करती है, पर रफ में भी करते हो तो सीक्वेंस में तो कर ही सकते हो। मैं असाइनमेंट नहीं बना रहा हूँ एज सच, लेकिन अगर मुझे लगा तो किसी भी एक बच्चे को मैं पूछ जरूर सकता हूँ कि उसी समय वो मुझे फोटो खींच के बताए कि उसने ट्राई कहाँ किया है। ऑल दो कितना भी रफ में होगा पर एक आध लाइन तो समझ आएगी, है ना? या फिर आप एक्सप्लेन कर देना किस तरह से किया है। तो असाइनमेंट तो मैं नहीं बना रहा हूँ, पर ये होमवर्क कल हो जाना चाहिए, मतलब अगली क्लास में। सर ठीक है, हो जाएगा। हाँ बोलो। सर मेरे मैग्नेटिज्म के कुछ लेक्चर्स मिस हुए, तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिल सकती है? हाँ भार्गवी, एक ये इशू हो गया था यार कि मेरे यहाँ पता नहीं इंटरनेट की क्या समस्या हो गई है, वो MS Teams वाली कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर रहा है। तो 4 तक तो मैंने अपलोड कर दिया था, अब क्या है कि मैंने वो राउटर चेंज किया है और अभी डाउनलोड हो रहे हैं। तो मुझे कल का टाइम दे दो क्योंकि कल वेडनेसडे छुट्टी है, अभी तो मेरी क्लास रहेगी 7 बजे तक। तो कल मैं क्या करूँगा, 5 से लेके अभी तक 10 तक डाउनलोड करके अपलोड करके उसका लिंक दे दूंगा। यस सर सर। हाँ सर, वो AITS के पेपर का डिस्कशन में अटेंड नहीं कर पाया था सर, वो अगर रिकॉर्ड हुआ हो तो वो भी अपलोड हो हाँ बेटा, जाता। जो भी रिकॉर्डिंग 4 के बाद 4 लेक्चर के बाद होगी वो मैं कोशिश करूंगा डाउनलोड करके अपलोड कर दूं। सर थैंक आप यू अगर सर। इसका प्लेलिस्ट बना दे तो उसका लिंक अगर आप फॉरवर्ड कर सकते। प्लेलिस्ट तो बना रखी है मैंने, 4 तक की तो प्लेलिस्ट है। आप एक ओके बार, सर। यस सर, है आपके चैनल पर। हाँ, आप नहीं तो आप मुझे एक बार पिंग कर दो, मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। प्लेलिस्ट तो अपन ने सबकी बनाई है, कैपेसिटर की भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी है, हर एक की है ना?